अधूरी शादी भाग 35। कार्तिक को युग का फोन आया। भाई आप वहां जाकर भूल गए क्या? एक बार भी फोन नहीं किया। माही मिली कि नहीं? कार्तिक ओहो सॉरी युग, मैं तो भूल ही गया था तुम्हारी बहन के चक्कर में। युग इसका मतलब भाई कि वह मिल गई है। तो आप कब आ रहे हो उसे लेकर? रुको भाई, मैं ऐसा करता हूँ कि कल आ रहा हूँ। मुझसे अब बर्दाश्त नहीं होगा। मुझे जल्द से जल्द उससे मिलना है। कार्तिक अरे रुको तो पूरी बात भी सुन लो। तुम अभी मत आओ मैं जब तक ना बुलाऊं। यू क्यों भाई, पर क्यों? और माही कैसी है? उसने मेरे बारे में पूछा कि नहीं? कार्तिक शांत शांत, वह बिल्कुल ठीक है। इनफैक्ट पहले से ज्यादा लड़ाकू हो चुकी है और गुस्सा तो उसकी नाक पर ही रहता है। युग मैं कुछ समझा नहीं भाई। कार्तिक युग वह मुझसे बहुत ज्यादा नाराज है, पर थोड़ा वक्त दो, मैं उसे जरूर मना लूंगा। और हाँ, तुम्हारा शक सही था, वह हमारी कंपनी में ही मीरा सिंह के नाम से काम कर रही है। फिर उसे सारी बात बता दी। फिर हंसते हुए बोला और सब तो ठीक है, पर उसने पीहू को तुम सब के बारे में ठीक ठाक बताया। तुम्हें मामू, रिया को आंटी, मॉम डैड को दादी दादू, पर केवल मेरा ही मजाक बना दिया। मुझे अकड़ू अंकल बना दिया। गनीमत है कि मेरा फोटो नहीं दिखाई। यह सुनकर युग हंसने लगा। भाई क्या अच्छा नाम दिया माही ने आपको, अकड़ू। और हंसने लगा। कार्तिक हंस लो, दोनों भाई बहन मिलकर मेरा जितना मजाक बनाना है बना लो। मेरा भी टाइम आएगा, तब मैं बताऊंगा तुम लोगों को। युग सॉरी भाई सॉरी। अच्छा यह बताइए पीहू सचमुच में बहुत क्यूट है क्या? कार्तिक हाँ बहुत क्यूट है, एंजल है मेरे लिए। उसी के कारण तो मैं माही से मिल पाया हूँ, इसलिए तो मैं उसे एंजल कहता हूँ। युग अब आप इतना बोल रहे हो तो मेरा भी पीहू से मिलने का मन करता है। मान जाओ ना भाई, मैं कल आता हूँ, बस दूर से देख कर चला आऊंगा। कार्तिक नहीं बोला ना, अभी मत आओ। तुम्हें क्या लगता है तुम आओगे और उसे पता नहीं चलेगा? युग ठीक है भाई, जैसा आप कहें। उधर मीरा किचन में रात के खाने की तैयारी कर रही थी और पीहू उसके आगे पीछे कर रही थी। मीरा क्या बात है बच्चा, आप नानी माँ के साथ जाकर टीवी देखे ना, या आपको चोट लग जाएगी। पीहू मम्मा हमें आपसे कुछ पूछना है। मीरा उसे गोद में उठाते हुए वहीं स्लेब पर बैठा दिया। हाँ तो पूछो, हमारी प्रिंसेस को क्या पूछना है हमसे? पीहू मम्मा मेरे सारे फ्रेंड के डैडा हैं, पर मेरे डैडा कहाँ हैं? मीरा आज अचानक से आपको डैडा की कैसे याद आ गई? पीहू मम्मा आज पार्क में एक अंकल मिले थे, उन्हें देखकर हमें डैडा की याद आ गई। मुस्कुराते हुए बोली तो मीरा उसे समझाते हुए बोली, कितनी बार बोला है आपको अनजान लोगों से बात नहीं करनी चाहिए, और आप हमारी बात क्यों नहीं सुनते हैं आजकल? इस पर पीहू सॉरी मम्मा कहकर हंसते हुए नानी के पास भाग गई। तभी वहीं से वसुधा जी ने उसे आवाज लगाई, मीरा बेटा आज एक मेहमान आने वाला है, तो उनके लिए भी खाना बना लीजिएगा, और हाँ वह थोड़ा खीर भी बना लीजिएगा। मीरा कौन है माँ? वह गेस्ट कोई खास है क्या? वसुधा जी हाँ बेटा खास ही है, पार्क में मिले थे हम, पीहू से भी उसके काफी अच्छी दोस्ती हो गई है, तो हमने उन्हें रात के खाने पर बुला लिया है। मीरा ठीक है माँ, पर अनजान लोगों से थोड़ा कम ही मतलब रखिए। एक अनजान को यूं घर पर डिनर के लिए बुलवाना सही नहीं लगता हमें। वसुधा नहीं बेटा वह अनजान नहीं है, बहुत ही भला बच्चा है, जब आएंगे तो तुम मिल लेना, तुम्हें भी अच्छा ही लगेंगे। मीरा ठीक है माँ कहकर खाना तैयार करने लगी। कुछ देर बाद मीरा अपने कमरे से निकली तो हॉल में कोई पीहू के साथ खेल रहा था। ब्रिजेश सिंह और वसुधा जी से भी बातें किए जा रहा था। पीहू की नजर जब मीरा पर पड़ी तो वह दौड़कर उसके पास आ गई। मम्मा मम्मा यह देखो डैडा ने हमारे लिए कितने सारे चॉकलेट लाए हैं।
मीरा आश्चर्य में पड़ गई और उसे देखने लगी कि पीहू किसे डैडा बुला रही है। तभी उसकी नजर सामने मुस्कुराते हुए कार्तिक पर पड़ी और उसके मुंह से निकल गया, आप। इस पर वसुधा जी बोली, मीरा, आप इन्हें जानती हैं? सब मीरा की ओर देखने लगे तो मीरा बोली, नहीं माँ, हम इन्हें नहीं जानते, हम खाना लगाते हैं, कहकर वहां से जाने लगी तो कार्तिक बोला, मीरा जी झूठ क्यों बोल रही हैं? वो आंटी जी, हम लोग एक ही ऑफिस में एक ही साथ में काम करते हैं। मीरा इस पर चिढ़ते हुए बोली, नहीं, हम आपको नहीं जानते। जल्दी से किचन की ओर चली गई तो सब हंस पड़े। वसुधा जी कार्तिक की ओर देखते हुए बोली, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी बेटा आपको। कार्तिक, कोई बात नहीं आंटी, चाहे जितनी मेहनत करनी पड़े, आखिर में मैं मना कर ही दम लूंगा। इस पर ब्रिजेश जी मुस्कुराते हुए बोले, हाँ भाई, बीवी को मनाना बहुत ही मेहनत का काम होता है। टेबल पर खाना लगाने के बाद मीरा ने सबको बुला लिया। वह सबके सामने नॉर्मल दिखने की कोशिश कर रही थी, पर भीतर से गुस्से में उबल रही थी। उसका बस चलता तो वह कार्तिक का हाथ पकड़कर उसे घर से बाहर कर देती। ऊपर से पीहू भी डैडा डैडा करके उससे चिपकी हुई थी। कार्तिक भी उसे देख देख कर ऊंची आवाज में पीहू को दुलार रहा था, मेरी प्रिंसेस, मेरी एंजल। पीहू खिलखिला कर हंस देती। मीरा ने सबका खाना लगा दिया तो वसुधा जी ने उसे भी बैठने को कहा तो वह बोली, माँ, हमें भूख नहीं है, अभी आप लोग खाइए, हम बाद में खा लेंगे। इस पर कार्तिक बोला, आंटी जी, शायद आपकी बेटी को मेरा आना पसंद नहीं है, पर मैं क्या कर सकता हूँ। इतना टेस्टी खाना है कि मैंने तो डिसाइड कर लिया है, जब भी घर का खाना खाने का मन होगा न चलाया करूंगा। यह सुनकर मीरा धीरे से मुंह बनाते हुए बोली, हाँ, जैसे होटल खुला हुआ है, मुंह उठाकर चले आएंगे। वह बोली तो धीरे से, पर कार्तिक ने सुन लिया और मुस्कुरा दिया। वसुधा जी, हाँ बेटे, जरूर आ जाना, हमारी मीरा बहुत ही टेस्टी खाना बनाती है। अरे मीरा, मैंने खीर बनाने को कहा था, आपने बनाया क्या? मीरा, हाँ माँ, हमने बनाया है, और वह खीर लाने के लिए चली गई। खीर का नाम सुनते ही कार्तिक को नमक वाली खीर याद आ गई तो उसके मुंह से निकल गया, खीर तो मेरा फेवरेट है, बस शर्त उसमें नमक की जगह चीनी हो। मीरा तब तक खीर लेकर वहां आ चुकी थी। उसने सुन लिया तो धीरे से बोली, कभी कभी किसी की अकल ठिकाने के लगाने के लिए खीर में चीनी की जगह नमक मिलाना ही पड़ता है। कार्तिक खीर का बाउल लेते हुए बोला, इसमें तो नहीं मिलाई होना नमक? इस पर मीरा उसे आंख दिखाते हुए बोली, गलती हो गई, मिला देना चाहिए था, कहो तो अभी मिला दूं। यह सुन कार्तिक मुस्कुराते हुए चुपचाप जल्दी जल्दी खीर खाने लगा। उसे इस तरह से जल्दी जल्दी खाते हुए देख सब हंसने लगे। खाने के बाद डाइनिंग हॉल में बैठकर सब बातें कर रहे थे। मीरा किचन समेट रही थी। कार्तिक पानी के बहाने किचन में गया। वह पीछे से माही के कंधे पर हाथ रखा तो वह पलटी। उसने जब कार्तिक को अपने करीब देखा तो गुस्से से उससे बोली, तो हमारा पीछा करते करते आप यहाँ तक आ पहुंचे। कार्तिक, मैं तुम्हारे पीछे पीछे नहीं आया हूँ, मुझे तो आंटी ने इनवाइट किया था। मीरा, और पीहू को डैडा बोलना किसने सिखाया? कार्तिक उसके कंधे पर अपनी कोहनी टिकाते हुए बोला, अब तुम ही ने तो कहा था कि पीहू हमारी बेटी है, तो फिर मुझे तो डैडा बुलाएगी ही ना। मीरा अपने कंधे पर से उसका हाथ झटकते हुए बोली, देखिए, इस तरह बार बार हमारे करीब आने की कोशिश मत कीजिएगा। कहकर वह जाने लगी तो पीछे से कार्तिक बोला, तो तुम ही बता दो किस तरह से तुम्हारे करीब आने की कोशिश करूं, वैसे खाना बहुत ही टेस्टी था। मीरा सुनकर अनसुना करते हुए पीहू को लेकर अपने कमरे में चली गई। कार्तिक भी थोड़ी देर के बाद उन लोगों से विदा लेकर अपने फ्लैट पर चला गया। दूसरे दिन सुबह जब मीरा उठी तो उसे अपने साइड टेबल पर एक बॉक्स नजर आया। उसने जब उसे खोला तो उसमें वही पायल थी जो कार्तिक ने उसे पहनाई थी,
पर मुंबई से आते वक्त वह उस पायल को भी वहीं खोलकर आ गई थी। उस पायल को देखकर उसकी आंखें भर आई। अपनी आंखों को पोंछकर जब वह पायल को वापस बॉक्स में रखने लगी तो उसमें उसे एक पर्ची नजर आई। उसने उस पर्ची को खोला तो उसमें सॉरी के साथ स्माइली बना हुआ था, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसने एक बार कॉफी के साथ कार्तिक को भेजा था। उसने पर्ची को वापस बॉक्स में रखते हुए उसे अपने पर्स में रख ली। पीहू को तैयार कर वह उसे स्कूल छोड़ते हुए ऑफिस आई और सीधे कार्तिक के कैबिन में गई। वह बॉक्स उसके हाथ में थमाते हुए बोली, आपको एक बार में बात समझ में नहीं आती कि अब हम कभी नहीं मिल सकते। हम कभी अब वापस नहीं आ सकते हैं। आप लाख कोशिश कर लो। उन बातों को हम ना तो भूल सकते हैं और नहीं भूलना चाहते हैं। इसलिए बेहतर होगा कि हमें मनाने की कोशिश करना छोड़ दें। और हाँ, आज के बाद से हमारी बेटी से भी दूर रहिएगा। और अपने कैबिन में चली गई। कार्तिक बड़ी देर तक उस बॉक्स को हाथ में पकड़े दरवाजे की तरफ देखता रहा। फिर अपनी कुर्सी पर बैठकर अपना सर पकड़ लिया। क्यों माही, क्यों नहीं माफ कर सकती हो मुझे एक बार फिर से? कैसे मैं तुम्हारे बिना रह लूंगा? और तुम भी तो खुश नहीं हो, साफ दिखता है तुम्हारी आंखों में। जिस दर्द से मैं गुजरा हूं उस दर्द को तुम भी झेल रहे हो। एक बार बस माफ करके मेरे पास आ जाओ। इतना प्यार दूंगा कि फिर कभी कोई भी दर्द तुम्हें छोड़ नहीं पाएगा। और पीहू की भी तो सोचो, उसे मम्मा के साथ साथ उसके डैडा के प्यार की भी जरूरत है। हम दोनों मिलकर उसे प्यार देंगे। माही प्लीज इतनी कठोर तो मत बनो। तभी नताशा कैबिन में आई। नताशा, सर, कपूर साहब के पीए का फोन आया था। वह डील के बाबत में एक बार फिर से मीटिंग करना चाहते हैं। कार्तिक, ठीक है, टाइम फिक्स करके बता दो उन्हें। हाँ, इस मीरा को कपूर साहब वाले डिजाइन की फाइल रेडी करके मीटिंग में साथ आने को बोलो। थोड़ी आनाकानी के बाद मीरा यह सोचकर मीटिंग में जाने को तैयार हो गई कि उसके न जाने से कंपनी को कोई नुकसान न हो जाए। मीटिंग समाप्त होने के बाद जब सब हॉल से बाहर निकलने लगे तो मिस्टर कपूर ने मीरा को पीछे से आवाज दी, मिस मीरा सिंह, आप तो वही हैं जो 1 साल पहले पार्ट टाइम जॉब के लिए हमारे यहाँ आई थी। जवाब में मीरा ने मुस्कुराते हुए कहा, सही पहचाना सर आपने। उस समय हमें काम की सख्त जरूरत थी, पर आपने तो उस समय हमें मौका देने की जगह हमारे अनकम्प्लीट डिग्री को बस देखा। खैर कोई बात नहीं, हमें दूसरा काम मिल गया और कोर्स खत्म होते ही यहाँ कैंपस सिलेक्शन भी मिल गया। मिस्टर कपूर इस पर अफसोस जताते हुए बोले, हाँ, और हमने एक टैलेंटेड डिजाइनर्स को खो दिया। पर कोई अफसोस नहीं, आप जहाँ भी काम करें खूब तरक्की करें। उम्र में आप हमारी बेटी जैसी हैं। भगवान से यही प्रार्थना करेंगे कि वह आपको खूब तरक्की दे। वैसे कभी हमारी जरूरत पड़े तो जरूर याद कीजिएगा। पिछली बार गलती इस बार नहीं दोहराएंगे। मीरा मुस्कुराते हुए बोली, जी थैंक यू सर, पर हमें नहीं लगता कि हमें इसकी कभी जरूरत पड़ेगी। कहकर वह आगे बढ़ गई। इधर कार्तिक जब मीरा को रुककर मिस्टर कपूर के साथ बातें करते देखा तो वह भी रुककर इंतजार करने लगा, जिसकी बातें करते वक्त मीरा ने देख लिया था। वह मन ही मन सोचा, आप कभी नहीं बदल सकते और हम यह जरूर साबित करके रहेंगे। हमें मिस्टर कपूर के साथ बातें करते देख जरूर आपको गुस्सा आएगा और आपका बस एक और गुस्सा और हम हमेशा के लिए एक दूसरे से अलग। क्योंकि जिन रिश्तों में विश्वास नहीं हो उसका खत्म हो जाना ही बेहतर है। पर यह क्या कार्तिक को कोई गुस्सा नहीं आया, बल्कि उसने बड़े प्यार से माही से पूछा, मिस्टर कपूर को पहले से जानती थी तुम? पर माही ने तो जैसे कार्तिक को जानबूझकर गुस्सा दिलाने की सोच रखी थी। पहले से तो हम नहीं जानते थे, और क्या है ना कि आपने हमें बताया था कि हम अपने अय्याशियों के लिए लोगों से मतलब रखते हैं, तो बस वही कर रहे थे, उन्हें पटाने की कोशिश कर रहे थे।
यह सुनकर कार्तिक तड़प उठा। प्लीज माही, मत बोलो ऐसा, नहीं हो तुम ऐसी। माही बीच में ही बात काटते हुए बोली, क्यों ना बोलूं? आप बोले तो सही, हम बोले तो गलत, और हमने कुछ अलग बोला ही क्या? वही तो बोला है जो आज से 3.5 साल पहले आपने बोला था। बुरा लग रहा है ना यह सब सुनने में? तो जरा सोचिए हम पर क्या बीता होगा, कैसे हमने वो वक्त काटा होगा, कुछ अंदाजा है आपको? हम चुप हैं, चिल्ला नहीं रहे हैं आप पर। इसका यह अर्थ नहीं कि हम बोलना या चिल्लाना नहीं आता। हम बस इसलिए चुप हैं क्योंकि बाबा की काफी इज्जत है यहाँ पर, और हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से उनकी इज्जत पर आंच आए, क्योंकि हमने यहाँ आते वक्त उनसे वादा किया था कि कभी उनकी इज्जत पर कोई आंच नहीं आने देंगे। कार्तिक चौंक गया। इसका मतलब कि तुम यहाँ हो यह बात डैड जानते थे? माही, क्या कीजिएगा जानकर? एक और इल्जाम लगाइएगा हम पर। पहले ही आपने हमारे भाई युग और करण जैसे दोस्त से हमें नजरें मिलाने लायक भी नहीं छोड़ा। आप क्या बाप बेटी के रिश्ते पर भी उंगली उठाएंगे? पहले ही आपने हमारा भाई तो हमसे छीन ही लिया, अब माँ बाबा भी हमसे छीन लीजिएगा क्या? आपके करीब जाकर हमने अपना भाई, अपना दोस्त, सब कुछ तो खो दिया। इसलिए नहीं चाहते कि पीहू भी आपके करीब जाकर अपना कुछ भी खो दे, क्योंकि उन्हें बड़ी मुश्किल से हमने संभाला है। बिन माँ के बच्चे का दर्द जानते हैं, इसलिए हम नहीं चाहते कि वो भी उस दर्द को झेले। हम हाथ जोड़ते हैं आपसे, आपके उच्च विचारों से हम मेल नहीं खाते, इसलिए प्लीज हमें माफ कीजिए और दूर ही रहिए हम माँ बेटी से। कहकर ऑटो रोक कर माही वहां से चली गई। कार्तिक को आज शिद्दत से माही के दर्द का एहसास हो रहा था। यह दर्द उसका खुद का दिया हुआ था, जिसे उसने इतना प्यार किया था, उसी को उसने इतना दर्द भी दिया। उस समय चाह कर भी वह उसे अपनी बाहों में समेट कर उसे संभाल नहीं सकता था। उसे अपने आप पर फिर से बहुत गुस्सा आ रहा था। माही के दर्द की दवा बनना चाहता था, पर बहुत विवश था। कुछ देर सोचने के बाद उसने गाड़ी माही के घर की तरफ मोड़ लिया। उधर माही भी अपने कमरे में बंद होकर बस रोए जा रही थी। आज कार्तिक के ऊपर अपनी सारी भड़ास निकालने के बाद भी पता नहीं क्यों उसके आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वह बस रोए जा रही थी और इन आंसुओं के साथ साथ उसके मन में जमी सारी नाराजगी, सारा गुस्सा बढ़ता जा रहा था। इतना सब बोलने के बाद भी कार्तिक का गुस्सा न होना उसे भीतर ही भीतर कचोट रहा था। कार्तिक मीरा के घर जा पहुंचा। संजोग से उस समय कोई घर पर नहीं था। उसे माही के रोने की आवाज सुनाई दी तो वह उसके कमरे में गया। वहां माही एक कोने में बैठी घुटने में सिर टिकाए रोए जा रही थी। कार्तिक दौड़कर उसके पास जाकर बैठ गया, उसे अपनी बाहों में भर लिया। उसकी बाहों में माही खुद ब खुद बिखर गई और जोर जोर से रोने लगी। कार्तिक की भी आंखों से आंसू निकलने लगे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे कैसे चुप कराऊं, तो उसने अपने हाथ उसके हाथों पर रखकर उसे अपने और करीब जोर से भींचकर खुद में समेट लिया। थोड़ी देर के बाद माही शांत हो गई तो कार्तिक उसके माथे को चूमते हुए उसके पीठ को सहलाने लगा। थोड़ी देर में माही सो गई तो उसने उसे बेड पर लेटाया और चादर उड़ाकर वहां से निकल गया। आगे की कहानी के लिए आपको अगला भाग देखना पड़ेगा।